हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी राजस्थान एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं धीरज और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो शुरू करने से पहले आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को टॉप नॉच कंटेंट दिया जाए जो कि उन्हें एक्सेसिबल हो, कहीं से भी वो एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले आज की क्लास। और शुरू करने से पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। मेरा पूरा नाम है धीरज राजपुरोहित और मैंने 2 बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस दिया है, 1 बार आरएस मेंस दिया है और पिछले 1.5 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। और इसी दौरान मैंने 500 से ज़्यादा बच्चों की मेंटरिंग भी की है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है dheerajrajpurohit@dheerajrajpurohit1988@gmail.com। आप इस पर मुझे कोई भी अपनी एग्ज़ाम क्वेरी मेल कर सकते हैं, मैं उसका सूटेबल जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी पहली ही क्लास है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इसमें सिर्फ एक बेसिक इंट्रो दूंगा मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का, और प्लस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन को। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, क्या है इसका मतलब, और फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है, और फिर हम अपना सिलेबस देखेंगे। ठीक है, और आखिर में हम देखेंगे हमारी अप्रोच क्या होगी, हम कैसे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस बच्चों क्या है कि बेसिक अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर कोई भी रिलेशन जो हो रहा है वो इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी देशों के बीच में जो रिलेशन हो रहा है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा। तो क्या सिर्फ जो 2 देश आपस में कोई भी संबंध स्थापित कर रहे हैं, भले वो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक हो, तो क्या सिर्फ यही है इंटरनेशनल रिलेशंस? नहीं, इंटरनेशनल बॉडीज़ भी है, रीजनल बॉडीज़ भी हैं, जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या था, 2 कंट्रीज़ या फिर किसी भी कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन जो है, भले वो इकोनॉमिकल हो, डिफेंस हो, कल्चरल हो, साइंस एंड टेक पे बेस्ड हो, या स्पेस पे हो, स्पेस कोऑपरेशन पे हो, ये सब हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज़ जो है, इंटरनेशनल बॉडीज़ 2 तरह की होती है, एक ग्लोबल होती है, एक रीजनल होती है। जो ग्लोबल है जैसे कि UN, WTO, WHO, तो ये, और रीजनल बॉडीज़ जैसे ब्रिक्स, सार्क। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लोबल यानी कि पूरी मोस्टली एवरी कंट्री इज़ द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका मतलब क्या है, ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स होती है, कुछ देश मिल के एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि सार्क बनाया हमने, 8 देशों का समूह है जिसमें से इंडिया एक मेंबर है। तो ये हो गई रीजनल बॉडीज़। ठीक है, तो इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर ग्लोबल और रीजनल बॉडीज़ ये दोनों भी इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ते हैं। अब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल बॉडीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो ग्लोबल बॉडीज़ है, और रीजनल बॉडीज़ में सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट है जिसका इंडिया मेंबर है, जैसे कि सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, इसका मेंबर है इंडिया, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो बाकी ग्रुपिंग्स है, जैसे साउथ अफ्रीकन ग्रुपिंग्स है, साउथ अमेरिकन ग्रुपिंग्स है, तो ये हमारे काम की नहीं है ना, हम उसे इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही हम इस पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। अच्छा, तो IR पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैटिक पार्ट डिवाइड कर सकते हैं कि एक स्टैटिक पोर्शन होता है, फिर करंट, और थर्ड इंटरनेशनल बॉडीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबल एंड रीजनल। तो स्टैटिक पोर्शन जैसे कि कोई भी रिलेशन है, चाइना के साथ है या नेपाल के साथ है, US के है, तो इंडिया का जो रिलेशन है, जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो ये है कि भाई 1947 से लेके अब तक हमारा रिलेशन जो है वो स्टैटिक है। करंट जो है वो करंट जैसे इवेंट्स हो रहे हैं अभी, जैसे गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, उससे पहले आपको 2017 में डोकलाम इंसिडेंट था, ये चाइना के साथ थे ये दोनों स्टैंड ऑफ, और तो ये करंट के इश्यूज़ हैं। तो ये करंट के जैसे जैसे करंट के आएंगे मैं आपके ये करंट के अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर अपने वीडियोस में ही उसे इंक्लूड कर दूंगा। ओके, तो हम स्टैटिक और करंट ये दोनों ही कवर करने वाले हैं, प्लस इंटरनेशनल बॉडीज़ जो ग्लोबल और रीजनल है। ठीक है,
ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है IR की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो ये RS प्री और मेंस के सिलेबस का भाग है। ओके, RS प्री में कहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस, बट हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, और वो मेनली करंट बेस्ड होते हैं। पर आपके पास अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आप उसे याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास बैकग्राउंड आपको पता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आपने पढ़ लिए हैं, तो आपको करंट के टॉपिक्स जो भी हैं वो आपको आराम से ईजिली याद रहते हैं और आपकी गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो RS प्री में हमने देखा 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। मेंस का तो ये सिलेबस है ही है। पेपर 2, पेपर 3 का मेनली पार्ट है। पेपर 2 में तो एक छोटा पोर्शन भी है इसका। तो लगभग 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें हमेशा हर साल आते हैं। पिछले साल भी पेपर 3 के अंदर 22 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, एक 2 मार्कर, 2 5 मार्कर और एक 10 मार्कर। तो मेंस का सिलेबस का पार्ट है, प्री के सिलेबस का पार्ट है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिए। अच्छा, और प्लस आपको जो इंटरनेशनल रिलेशंस की ये जो क्लासेस हैं ये आपको कैसे हेल्प करेगी, ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज हो जाएगा कि हमारे रिलेशन दूसरी कंट्रीज़, नेपाल के साथ, चाइना के साथ, US के साथ, रशिया के साथ, इनके साथ कैसे हैं। इसी पे बेस जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी गलवान वैली बताया, डोकलाम इंसिडेंट बताया, तो ये क्यों हो रहे हैं, इनका इम्प्लीकेशन क्या है। अच्छा, इसके बाद जब आप देखोगे कि ये अच्छा LAC है, LAC क्या है, LAC कब बनी, LAC का मतलब क्या है, किस कंट्री के साथ है, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कवर होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने पर। और जब आप ये स्टैटिक पोर्शन जो ये पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको करंट के इवेंट्स ग्रैस्प करने में, समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि रिसेंटली हमने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था रशिया से, और उसी समय अमेरिका ने काटसा एक्ट लागू कर दिया था, जो कि कहता था कि भाई वो अपने एडवर्सरीज, जिसमें रशिया भी एक कंट्री था, उससे कोई भी डिफेंस टाइज या डिफेंस रिलेशन मेंटेन ना रखें, और हम उससे S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे थे। पर फिर बाद में अमेरिका ने हमें छूट दे दी इंडिया को, और कोई एक्शन नहीं लिया काटसा एक्ट के अंदर। तो ये सब जो पोर्शन है ये हमारा करंट का पोर्शन है, करंट के इवेंट्स हैं। बट आप इसको इजीली समझ सकते हैं जब आपको पता हो कि इंडिया US रिलेशन और इंडिया रशिया रिलेशंस कैसे हैं। तो चलिए, ये इजी हो जाएगा आपका करंट इवेंट्स समझना। अब उसके बाद हम देख लेते हैं सिलेबस एक बार। तो सिलेबस बच्चों देखिए, GS पेपर 2 के अंदर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है वैसे, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट के अंदर ये एक पोर्शन अपना IR का पोर्शन है, करंट जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ये जो है जियोपॉलिटिकल, आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल, इसका मतलब क्या होता है, भू राजनीतिक। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा IR का पोर्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, इसमें कैसे सवाल आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक 2 मार्कर आ जाता है कि बताइए 9 डैश लाइन क्या है और किस कंट्री से रिलेटेड है। तो ये सीधा का सीधा एक IR का क्वेश्चन है कि 9 डैश लाइन एक्चुअली बच्चों क्या है। ये एक डैश किसको कहते हैं, डैश कहते हैं ये ऐसे डैश। तो चलो अभी इसमें कुछ इशू हो रहा है, बट ये अच्छा, तो साउथ चाइना सी में चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी का मेजर जो पोर्शन है वो उसका है, और उसने क्या किया है कि 9 डैश बना दिए हैं ऐसे, और कह दिया कि ये पोर्शन जो है पूरा ये हमारा है। और इस वजह से काफ़ी इश्यूज भी चल रहे हैं उसके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम, कई सारी कंट्रीज़ के साथ उसके इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर। तो ये क्यों, ये अच्छा, तो ये समझ गए आप 9 डैश लाइन क्या है, और ये इस पार्ट में पूछा जा सकता है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, हम देखते हैं और सिलेबस में क्या है। पेपर 3 का जो यूनिट 1 है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स, इसमें ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला जो पोर्शन है ये है हमारा IR का पोर्शन। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे छांट के अलग कर दिया है वैसे, तो हम इसे एक बार देख लेते हैं, क्रक्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो IR का पोर्शन है, इसमें मेजर पार्ट क्या है, पोस्ट कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध के बाद का दौर ये है। फिर US हेजेमनी, अमेरिका का वर्चस्व और उसके प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज किससे मिल रहा है, राइज ऑफ चाइना की राइज की वजह से US
की जो हेजेमनी है या फिर अमेरिका का वर्चस्व, उसको सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है। तो ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। और क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मैं इसे सिंपली अगर बांट लूँ तो देखिए क्या है इसमें, ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, यूएस हेजेमनी, ये सब, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके अलावा क्या है, टेररिज्म और एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो ग्लोबल टेररिज्म और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे पिछले साल एक क्वेश्चन आया भी था, 5 मार्कर था वो, कि इंडिया का स्टैंड क्या है जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उस पर इंडिया का क्या स्टैंड है, ये हमारे इस क्वेश्चन से पूछा गया था। और टेररिज्म और यूएस हेजेमनी, इससे इंटरलिंक्ड एक और क्वेश्चन आया था, 2 मार्कर था, कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये क्या है। तो ये इसी पार्ट से पूछा गया था, टेररिज्म और यूएस हेजेमनी से। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी कई लोगों को ये डाउट हो गया होगा कि सर ने क्वेश्चन तो बता दिया, आंसर नहीं बता रहे हैं। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एक्चुअली 2001 से 2014 तक यूएस की पॉलिसी थी। और 2001 में क्या हुआ था कि वहाँ अटैक हो गया था यूएस पे, 9/11 का अटैक, आप सब जानते होंगे। उसके बाद यूएस की पॉलिसी उन्होंने चेंज करके उन्होंने कर दिया था वॉर ऑन टेररिज्म। तो उसके अंडर ये मिशन था कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 2001 से 2014 तक उन्होंने जो भी कदम उठाए टेररिज्म के खिलाफ, उसी को इन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो सिंपल था, 2 मार्कर, इसमें अमेरिका का नाम लिखना था और इसको रिलेट करना था टेररिज्म से, और 9/11 का इंसिडेंट लिखना था। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इसका एवोल्यूशन, डिटर्मिनेशन, इसके जो फेजेस हैं, है ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे 1947 से लेके अब तक क्या फेजेस हैं, कैसे इवॉल्व हुई है, इससे क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, है ना। डिटर्मिनेंट्स मतलब निर्धारक तत्व, कि किस पे निर्धारित है ये, है ना। कल्चरल है, हमारे किसी के टाइज कल्चरल हैं, किसी के साथ हमारे टाइज डिफेंस टाइज हैं, जैसे नेपाल के साथ हमारे मोस्टली कल्चरल एंड इकोनॉमिकल टाइज हैं, और रशिया के साथ हमारे इकोनॉमिकल एंड डिफेंस टाइज हैं। इकोनॉमिकल टाइज तो आज के एरा में सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। अच्छा ठीक है, फिर हमारा और क्या है, इंडिया के रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जो मोस्ट प्रोबेबली यूएसए, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन का नाम लिया गया है यहाँ पे। पर इसके अलावा भी हमें पढ़ना है, जैसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो ये भी हम एक ओवरव्यू देखेंगे, और वहाँ के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा और क्या दे रखा है कि ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इंडिया पार्ट है मोस्टली, देखिए यूएन, नैम, ब्रिक्स, G20, G77, सार्क, इन सब का पार्ट है इंडिया। इसके अलावा ब्रिक्स है, SCO है लेटेस्ट, ये पुराना सिलेबस है वैसे, और इन्होंने अपडेट नहीं किया है इस पर RPSC में भी, पर SCO भी हमें पढ़ना है, क्योंकि अभी 2017 में हम उसके मेंबर बन गए थे, हम और पाकिस्तान दोनों। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस, ठीक है, इसका ओवरव्यू हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारी अप्रोच कैसे होगी, हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश दोस्तों यही रहेगी कि मैं आपको ये सिलेबस पूरा का पूरा कवर करवाऊँ, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से, है ना। ऐसे नहीं कि कोई हौच पौच ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया। तो हम एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, मेरी अप्रोच यही रहेगी कि हम सिस्टमेटिक वे में चलें और हमारा पूरा सिलेबस कवर कर लें, और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो उससे भी हम कवर करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक RS का कंप्लीट पैकेज मिलेगा। जैसे आपको पता होगा कि आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और मैं अभी आपके IR का पोर्शन लेने वाला हूँ। तो एक इसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आपके जैसे एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आपका एक RS का कंप्लीट पैकेज जो है हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस आप बने रहिए, और चलिए हम देख लेते हैं हमारी अप्रोच कैसे होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियाज़ रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों के साथ संबंध। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है, उसके क्या क्या फेजेस थे 1947 से लेके अब तक, क्या क्या उसके निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हम ये इसी के अंदर देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम इसके बाद हम देखेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, एक एक करके उठाएंगे। जैसे इंडिया चाइना, इंडिया US, इंडिया रशिया, ऐसे एक एक करके हम उठाएंगे, इंडिया नेपाल, और हम एक एक करके कवर करेंगे दूसरी कंट्रीज़। और इसी में हम ये भी कवर करेंगे कि जैसे 2 कंट्रीज़ के रिलेशन वो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, पिछले साल ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने एक्चुअली सब कुछ ही मिक्स कर दिया उसमें। इन्होंने पूछा था कि इंडिया चाइना के रिलेशन साउथ ईस्ट एशिया में कैसे हैं, और इसमें US का एंगल क्या है। तो ये एक काफ़ी
जब अगर बच्चा देखे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इसके अंदर यूएस के रिलेशन पूछा है, इंडिया चाइना रिलेशन पूछा है या साउथ ईस्ट एशिया रिलेशन पूछा है। सिंपली अगर आप इंटरलिंक करना सीख गए और अगर आप इन सब के इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, ये सब क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कैसे क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। जैसे हमारे वियतनाम के साथ चल रहा था कि हम वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले थे, और भी हमारे दूसरे टाइज चल रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ जिनके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो वहाँ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे यूएस का क्या रोल है। एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट आया था यूएस का कुछ टाइम पहले, जिसमें उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन ये टर्म यूज़ करी थी। इससे पहले उन्होंने कभी भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया। इंडो पैसिफिक उन्होंने जो यूज़ किया, इसका मतलब उन्होंने इंडियन ओशन और इंडिया को स्पेसिफाई करने की कोशिश की थी। ये क्यों थी? ये काउंटर करना था उन्हें चाइना को। तो ये सारा हम कैसे समझ पाएंगे? एक बार जब हम पूरा पढ़ लेंगे इसको, तब आप इस क्वेश्चन को हम वापस उठाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियरिटी आएगी। ओके, तो अभी हम उसको डीप डेप्थ में नहीं जाएंगे। कई बच्चे अभी एकदम से देखेंगे कि यार बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सर। तो चलिए, अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट ये हो गया, इंडिया के रिलेशन देखेंगे हम, इसी के अंदर फॉरेन पॉलिसी देख लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे मैंने बताया था ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि उनकी उत्पत्ति कब हुई, है ना, कब वो जन्मे, कब उसके बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट्स आए उसमें, और अब करंट सिनेरियो क्या है। अब करंट सिनेरियो उनका क्या है, इंडिया अगर उसका पार्ट है तो मोस्टली हमें वही ऑर्गेनाइजेशंस लेनी है जिनका इंडिया पार्ट है। एंड आई थिंक मोस्टली जितनी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा करके सबका इंडिया पार्ट है। कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इंडिया पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली ग्रुपिंग्स है, रीजनल ग्रुपिंग्स है जिनका इंडिया पार्ट नहीं है। जो भी जहाँ पे भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इंडिया पार्ट है, तो हम ये भी देखेंगे कि उसके मेंबरशिप के क्या फ़ायदे मिल रहे हैं इंडिया को, क्या क्या इश्यूज़ हैं। जैसे यूएन में इंडिया यूएनएससी का मेंबर बनना चाहता है, परमानेंट मेंबर बनना चाहता है ना। काफ़ी टाइम से मोदी जी हमारे बाहर घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उसके परमानेंट मेंबर बन जाएं। तो इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यों हमें मिल नहीं पा रहा है, ये सब हम देखेंगे जब हम यूएन पढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसमें क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे, तो वो भी हम जब डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे तो हम ये सब हमें देखना है इंडिया की पर्सपेक्टिव से। एक बेसिक ओवरव्यू लेना है पहले हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का, और फिर हमें देखना है ये सब इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम इसे कैसे देखते हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इश्यूज़ हैं, ये सब डिटेल में हमें पढ़ना है। तो ये सब हम इस वाले पार्ट में पढ़ लेंगे, और फिर हम चल लेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, जो रीजनल ग्रुपिंग्स है ना। रीजनल ग्रुपिंग्स बताई थी मैंने आपको, जैसे ग्लोबल हो गया और रीजनल। तो रीजनल ग्रुपिंग्स हमें स्पेशली वही पढ़ना है जिसका इंडिया पार्ट है, जैसे सार्क हो गया, एससी हो गया। अब यहाँ आसियान मैंने स्पेशली डाला है ये अलग से, ताकि बच्चे ये हाईलाइट कर सके। कई बच्चे देखेंगे कि ये इसमें इंडिया पार्ट नहीं है सर। ऑफ कोर्स इसका इंडिया मेंबर नहीं है। आसियान एक्चुअली 10 मेंबर ग्रुपिंग है। ये जो 10 के 10 देश हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, है ना। और ये हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें साउथ ईस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है, ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। प्लस हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी। पहले क्या थी? लुक ईस्ट पॉलिसी। अब मोदी जी के आने के बाद उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो उस वजह से भी आसियान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली हम एक और ग्रुपिंग में जुड़ने वाले थे, आरसेप, रीजनल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो आरसेप हम जुड़ने वाले थे, इसको अभी रिसेंटली इंडिया ने अबेंडन कर दिया। 2020 उसकी लास्ट डेट थी, और इंडिया ने अबेंडन कर दिया कि इंडिया ने कहते हैं कि हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे। तो इसके क्या क्या इश्यूज़ थे, ये सब हम आसियान जब पढ़ेंगे तो इसी के थ्रू वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। एससीओ सब जानते हैं? नहीं जानते हैं तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया इसका पार्ट बना है 2017 में। और साथ में कौन बना था? पाकिस्तान भी इसका पार्ट बना था उसी टाइम। सार्क, ब्रिक्स और G20, G77, जितने भी हमारे सिलेबस में जो पॉइंट आउट किए हैं, प्लस जो पॉइंट आउट नहीं किए और इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल इश्यूज़ लाइक टेररिज्म, जो आतंकवाद है, और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे हैं, इसको भी लेंगे हम। जैसे मैंने आपको बताया था, क्लाइमेट चेंज पे एक क्वेश्चन भी आया था पिछले साल, 5 मार्कर था वो,
कि इंडिया का स्टैंड बताओ, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं ग्लोबली, उसमें इंडिया का स्टैंड कैसा है। इंडिया का स्टैंड काफ़ी पॉजिटिव है, चलो इसको पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। और टेररिज्म भी हम देखेंगे, टेररिज्म के क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। टेररिज्म जो इंडिया में टेररिज्म है वो वेस्ट एशिया से टेररिज्म से कैसे अलग है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो टेररिज्म हो रहा है उससे अलग कैसे है, ये सब हम रिलेट करेंगे, है ना। मेन चीज़ है दोस्तों, देखो, रिलेट करना, इंटरलिंक करना। आप कोई चीज़ टॉपिक पढ़ लेते हैं, इस एग्ज़ाम का मेन फंडा है बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए, है ना। जब आप 2-3 टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसे इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। आज इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ते हैं, इंडिया नेपाल रिलेशन पढ़ते हैं, तो हमें इंटरलिंक करने की ज़रूरत है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई नेपाल हमसे दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कभी नेपाल हमारे पास हुआ करता था और अब हमसे दूर जा रहा है, और दूर क्यों जा रहा है। फिर इंडिया चाइना रिलेशन, इसका एंगल आता है कि वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया से दूर हो रहा है, चाइना की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब इंटरलिंक करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। तो आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको पढ़ें, समझें और उसे इंटरलिंक करने की कोशिश करें। देखिए, एक दिन में ये सब नहीं होगा, है ना। मैं मानता हूँ एक दिन में आप ऐसे नहीं होगा कि एकदम से चीज़ों को इंटरलिंक करने लग जाएंगे और सवालों के जवाब दे देंगे बहुत अच्छे से, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, मैं समझता हूँ। बट आज ही से आपको शुरू करना है, जब से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तभी से आपको स्टार्ट करना है इंटरलिंकिंग। आप पढ़िए, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे और आप बेसिक देख लेंगे कि रिलेशंस कंट्रीज़, इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो आप उसको जो करंट के जो टॉपिक्स हैं, भले ही वो इकोनॉमी के हो, भले ही वो डिफेंस के हो, भले ही किसी से भी रिलेटेड हो, वो आप कनेक्ट कर पाओगे, उसको इंटरलिंक कर पाओगे, और तभी आप चीज़ों को, और वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में काम आएगी दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है वो मेनली आपके करंट बेस्ड आता है। आपके करंट जो है, स्टैटिक पोर्शन कम होता है, करंट बेस्ड ज़्यादा होता है। तो आपका जो स्टैटिक है वो तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक नहीं पढ़ना। आप स्टैटिक नहीं पढ़ोगे तो करंट तो आपके समझ में वैसे ही नहीं आएगा। और स्टैटिक आपको वहाँ पे आपको भूमिका देनी पड़ेगी एक पहले, कि आप कोई भी सवाल पूछा है तो आप उसमें स्टैटिक पोर्शन आप उसमें दे के उस पर आप कमेंट कर सकते हो कि देखो अब ये जो हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है, या फिर ये इसका कारण हो सकता है, ये पहले भी हो चुका है, ये होने के चांसेस हैं। तो ये आप इंटरलिंक कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये था आज के लिए, थैंक्स अ लॉट। और अगली क्लास में वापस मिलेंगे हम और शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज का इंट्रोडक्शन था। प्लीज़ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू ऑल।